के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर। आज का प्रोग्राम सीआरसी गोरखपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा संयुक्त तत्वावधान से संबंधित कार्यक्रम है। नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर के साथ कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सीआरसी गोरखपुर के साथ यह एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो वयस्क दिव्यांगजनों के लिए, वयस्क दिव्यांगजनों के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाए, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं को किस तरीके से ध्यान में रखा जाए, इस विषय के संदर्भित है। कार्यक्रम में हमारे साथ सीआरसी गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी गण जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक सह समन्वयक गण भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमारे साथ श्री परवेज आलम सर एनसीएससी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सर, एक बार आप अपना माइक ऑन करके हम तक अपनी नमस्कार सर, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी सर। कार्यक्रम औपचारिक रूप से अगले 2 से 3 मिनट में प्रारंभ हो जाएगा सर। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। भारत जैसे विकासशील देश में दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में यशस्वी भारत सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में एक उभयमुखी सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में आज कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सीआरसी गोरखपुर इन कोलैबोरेशन विद नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में ई परामर्श श्रृंखला के 193 कार्यक्रम के अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत कर रहे सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, देश के नामी एनजीओज के प्रतिनिधिगण, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम कर रहे रिसोर्स टीचरगण, सीआरसी गोरखपुर के सभी अधिकारी कर्मचारी, अभिभावक, दिव्यांगजन और साथ ही साथ अन्य रिहाब प्रोफेशनल गण। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए एक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं श्री परवेज आलम सर। आप सहायक निदेशक रोजगार, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर में पदस्थ हैं। आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को कैरियर से संबंधित, रोजगार से संबंधित, व्यावसायिक परामर्श से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते रहे हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर। आप आए और आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पूर्व आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए श्री परवेज आलम सर का स्वागत करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। श्री रवि कुमार सर। Thank you and good morning to you all. समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि सीआरसी गोरखपुर और नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर एनसीएससी के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दिव्यांगजनों के लिए क्या वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा सकता है, उसकी क्या क्या संभावनाएं होती हैं और उसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर आज का वेबिनार आधारित है। वोकेशनल स्किल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वोकेशनल स्किल जब हम बोलते हैं तो अपने जो यूथ है, युवा वर्ग है, जो दिव्यांगजन हैं, उनकी वोकेशनल स्किल को डेवलप करके
डेवलप करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और उनको कैसे सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, जिससे कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना सकें। इसी के ऊपर आज हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग दिव्यांगजनों के लिए इस पर आधारित है। वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ सीआरसी गोरखपुर and our director Dr. Himanshu Das sir, who is the director of National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disabilities देहरादून की तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि हम जानते हैं, आज के वेबिनार में हमारे साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री परवेज आलम साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट NCSC फॉर डिफरेंटली एबल कानपुर से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है सर। साथ ही साथ इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और HRD स्टूडेंट्स हैं, और SSC से जुड़े जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, CRC के समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं, आज का जो वेबिनार है, हमें इससे बहुत सारी अनुभव प्राप्त होंगे कि वोकेशनल कैसे स्किल्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके बारे में हमारे रिसोर्स पर्सन अपना अनुभव साझा करेंगे। Once again, warm welcome to you all. Now I would hand over to Rajesh ji to please continue with the program. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your nice inaugural session. मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री परवेज आलम सर, सहायक निदेशक रोजगार, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर। सर आप आए और आज अपने वक्तव्यों और विशेषज्ञता के साथ साथ अपने अनुभवों को आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों और प्रतिभागियों के समक्ष रखें, जिससे कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर CWSN पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंज पर लोग अपनी समझ को और बढ़ा पाएं। श्री परवेज आलम सर, स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि मैं अपने अनुभव आप सबके साथ साझा कर पाऊं। इस टॉपिक पे जाने से पूर्व मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैं एज अ रिहेबिलिटेशन काउंसलर मैंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस सेक्टर को ज्वाइन किया था। इस फील्ड में मैं आया था। मेरी पोस्टिंग पहले कलकत्ता में थी, तो मैं वहाँ पे दिव्यांगों के पुनर्वास सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तत्पश्चात मैं यहाँ कानपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक रोजगार, जो पूर्व में पुनर्वास के नाम से जाना जाता था, नाम चेंज होकर के अभी सहायक निदेशक रोजगार हो गया है, पर मैं कार्यरत हूँ और विगत 15 वर्षों से इसके लिए सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप सबके बीच में कुछ ना कुछ गुणात्मक वृद्धि आवश्यक करेंगे। मैं राजेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित किया, और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने एक PPT का वो भेजा हुआ है आपको व्हाट्सएप सर, तो काइंडली उसको चाहें तो उसको प्रेजेंट करें ताकि मैं उसको आप सबके बीच में रख पाऊँ। धन्यवाद सर। दिव्यांगता शब्द या चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अगर इसमें कुछ विरोधाभास है तो कृपया मुझे बता दें, क्योंकि जिस सेक्टर में मैं कार्य कर रहा हूं वहां पर 14 से लेकर के 50 वर्ष के बीच जो भी दिव्यांगजन हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिसिबल कैटेगरीज में आते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूं। हमारी टीम उनके साथ ही काम कर रही है। तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कृपया उसे बताएं। सर ये सॉरी, ये नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने आपको दूसरा भेज दिया। सर आपने जो मुझे भेजा है वही मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा सॉरी हूँ। सॉरी, मैं आपको दूसरा भेजा हूँ।
कोई नहीं सर, मैं आपको दूसरा एक पीपीटी भेज रहा हूँ, कृपया उसे आप संलग्न करें इस पे। ओके सर, थोड़ा सा व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। अगले 1 से 2 मिनट में जैसे पीपीटी प्राप्त होती है हम आपके साथ पुनः कनेक्ट होते हैं। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहें। सर, तब तक आप अपने अनुभवों को हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों के साथ साझा करते रहें सर। जैसे ही आपकी पीपीटी हमको मिलती है हम पीपीटी को यहाँ से रन कराएंगे सर। जी सर। ओके। सबसे पहले तो हम आप सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस हमें सर। जो भी इस टॉपिक आज के लिए दिया गया है, उसमें सबसे पहले हम हमारी जो डेफिनेशंस हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, हम वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में क्या जानते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग एक प्रकार से, जब हम किसी वोकेशन शब्द का यूज करते हैं तो इसमें हमारी जो अपने इंटरेस्ट लेवल है वो भी इन्वॉल्व होती है। जब हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो हमारे साथ वो इंटरेस्ट लेवल इन्वॉल्व नहीं होता, हम अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो ऑक्यूपेशन है। लेकिन जब हम वोकेशन की वर्ड का यूज करते हैं तो हमारे साथ में उसका अपना साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है, और पूरी तरह से तन्मय होकर जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा वोकेशन है, और इसी से जुड़ा हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग है। जब भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारी एक उम्मीद ये होती है कि हम एक विकलांग व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है और या ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, तो उसको पूरी तरह से हम उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब का मूल्यांकन करते हुए ट्रेनिंग दें। और इसके साथ ही साथ हम एक डेफिनेशन के तौर पे कहेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम दैट prepares you for the occupational that requires a specialized skill, such as the technician, artisan, or tradesperson. It may involve imparting classroom instruction, hands-on training, etc. जो भी आप लोग समझ रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। हमारा जो टॉपिक आज का है उसमें इसके साथ कोरिलेट किया गया है CWSN को, जो कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जिनकी बात हम करते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कई प्रकार के डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। आई एम ऑडिबल सर? सर, यस सर, कंटिन्यू सर प्लीज। सर,
special those who are needs separate sitting as compared to normal school child. These children may be classified as on basis on visual impairment, hearing impairment, speech or language impairment, serious emotional disturbance, orthopedic impairment, bone or muscles problems, educationally exceptional, educationally bright, educationally backward, learning disabled, mentally retarded people, especially exceptional, mal adjusted, प्रॉब्लमेटिक, जिस तरह के भी लोग होते हैं हम उन सबको डिफिनीशन में शामिल करते हैं अपने चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स में। न केवल मेंटली रिटार्डेड पर्सन बल्कि जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जिनके साथ में हम काम करते हैं, जिनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो उस कैटेगरी में इस तरह के सारे लोग को हम शामिल करते हैं। इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा मुख्य बिंदु होता है कि जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसका मुख्य पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या ट्रेनिंग दे करके उनको यूं ही छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा एक व्यापक प्रोग्राम होता है जो रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन के बगैर ट्रेनिंग का कोई मकसद नहीं है और इसी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को हम जो है यहाँ पे अपनाते हैं और इसमें तमाम तरह की जो प्रोसेस होते हैं, जो हम लोग यहाँ पर के जो सेंटर है जो अपने यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक दिव्यांग जन जब भी आता है तो उसका एक प्रोसेस ये होता है कि वो सबसे पहले हमारे रजिस्ट्रेशन विंग पे जाता है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें उसको बता दी जाती हैं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, आप इस ट्रेनिंग को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या किस प्रकार की ट्रेनिंग कर पाएंगे। उसके बाद जब हम एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूर्ण होने के बाद एक दिव्यांग जब मूल्यांकन के लिए जाता है, एक साइकोलॉजिकल मूल्यांकन वहाँ पे स्टार्ट होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर हम उसके जो भी एस्पिरेंट आया हुआ है, जो भी कैंडिडेट आया हुआ है, उसको हम मूल्यांकन करते हैं उसका सब रेजिडुअल कैपेसिटी के साथ में, उसका अपना मेंटल लेवल क्या है, उसकी आईक्यू क्या है और उसके साथ उसकी जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है और उसके बाद हम एक्चुअल वर्कशॉप में उनको भेज देते हैं। चैलेंजेस यहीं से स्टार्ट होती है कि हम जब भी बात चैलेंजेस की करते हैं तो आप जानते हैं कि जो भी दिव्यांग आ रहा है वो अपने साथ अपने पीछे एक अपना एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है। वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, जहाँ पे वह पला बढ़ा, जहाँ पे उसने अपने प्राथमिक दिन गुजारे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव उसके मानसिकता पर पड़ता है और उन्हीं मानसिकताओं के साथ वो यहाँ पर आता है। तो हमारा पहला जो रोल होता है वो यही होता है कि हम उसके सोशियो बैकग्राउंड को देखते हैं और उसका एक ये होता चैलेंज वहाँ पे आता है कि अगर वो इस बैकग्राउंड से है कि उसने अपनी जो प्रारंभिक जीवन है 14 साल के पहले का, उसने अगर अभाव में गुजारा है, उसने डिप्राइवेशन में अपने आप को स्पेंड किया है अपने लाइफ को, तो उसका सबसे बुरा असर उसके अपने आगे आने वाले टाइम में पड़ता है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ में एक और भी समस्या होती है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को बयान नहीं कर पाते, वो बता भी नहीं पाते और वो एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। लेकिन हमारे जो भी सेटअप है वहाँ पे मानसिक विकलांग व्यक्ति जो भी आता है उसके लिए 51 to 70 जो आईक्यू कैटेगरी है, ट्रेनेबल ग्रुप है। उसके अलावा जो भी सीवियर होते हैं उनके साथ में हम लोग इंटरटेन नहीं करते क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना संभव नहीं
है हमारे सेटअप में। हाँ, हम जरूर कहते हैं कि जो भी कहीं भी और भी जगह पर है उनके साथ बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको बेसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। तमाम तरह के जो रिपीटेड वर्क हैं उनको कराया जा सकता है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे व्यक्ति आया एक ट्रेनिंग लेने के लिए, तो जो उसकी अपनी समस्याएं हैं उसमें उसका अपना जो हीन भावनाएं होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो भी जुड़ी हुई होती हैं। और सॉरी सर, एक मिनट। कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ी होती है, और एक व्यक्ति जब डिसेबल्ड यहाँ पर आता है तो हम उसे उसी रूप में देखते हैं कि वो क्या कर सकता है या क्या कर पाता है। उसकी अपनी मोबिलिटीज होती हैं, जो वो गतिशीलता उसकी अपनी है, वो कितना गतिमान है, क्या उसके सपोर्टिव डिवाइस की आवश्यकता है, या कि वो उस प्रकार से आ सकता है, अपना संभव रूप से आ सकता है, सक्षम है आने के लिए। The challenges of vocational training: physical condition. Where a special child comes vocational training, at the first challenges is his or her own physical condition. जैसा कि हमने बताया कि वह जिस फिजिकल कंडीशन में है, तमाम तरह की उसके साथ परेशानियां हो सकती है। फिजिकल कंडीशन में आप सब जानते हैं कि जब एक डिसेबल्ड है तो उसके साथ में कई तरह की फिजिकल कंडीशन होती है। वो कभी कभी क्रिपल्ड होता है, कभी वो सीधे से खड़ा नहीं हो पाता, उसके जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से काम नहीं करता। तो इन सब का जो प्रभाव उसकी ट्रेनिंग पे अवश्य पड़ता है। उसके साथ उसकी जो अपनी मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उनकी जो अपनी मानसिक रूप से जो उनके अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां उनके अंदर चलती रहती हैं। जब वो एक फिजिकली चैलेंज है तो ये स्पष्ट है कि उसके साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट अवश्य ही जुड़े हुए होंगे। उसके साथ में उसके अंदर मना स्थिति में इन माइंड कई प्रकार की अप्स एंड डाउन्स और इन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। और वो अपने आप को कंपेयर करता है नॉर्मल पीपल से। जब वो नॉर्मल पीपल से कंपेयर करता है तब वो ये समझता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम इस दुनिया में आए हुए हैं, कहीं इस अभिशाप तो नहीं है। ये लोग कैसे चल पा रहे हैं, ये लोग कैसे ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे आवश्यकता होती है कि उसको एक अच्छा काउंसलर और अच्छा गाइड मिल जाए, तो उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो अपने आप अंदर से कमजोर होता जा रहा है, वो अपने आप को ठीक कर पाए। अपने इन अंतर्द्वंद्वों के साथ जब वो ट्रेनिंग सेंटर पर आता है तो उसका जो ट्रेनिंग पर भी उसका सीधा सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। वो कभी मन उसका ट्रेनिंग में लगता है, कभी उस सब चीजें ठीक ठाक होने के बावजूद, सिचुएशन ठीक होने के बावजूद भी वो ट्रेनिंग में वो अपने कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके साथ वो जो चैलेंज जुड़ा हुआ है, उसके इनर साइड में जो कुछ चल रहा है, उसकी वजह से वो अपने आप को उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल लेवल पे उसके साथ चल रहे हैं। एक और भी जो बड़ा रीजन है वो ये है कि फैमिली जो होती है वो केयरलेस होती है। केयरलेस होने की एक वजह ये भी होती है कि वो ये मान चुके होते हैं कि ये एक दिव्यांग है,
या एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि उतना कुछ नहीं कर पाएगा जो हमारा एक नॉर्मल लोग कर पाते हैं। तो एक तो केयरलेस फैमिली इस तरह से उनके साथ में केयरलेस होती है कि इनको हम और आगे कहाँ ले जाएंगे, क्यों ले जाएं, क्या जरूरत है, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा आएगा या उनकी फैमिली के लोग लेके भी आएंगे, तो शुरू शुरू में वो जब आते हैं तो कुछ दिन तक तो ले आते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं इसका कुछ हो नहीं सकता, आपके यहाँ तो ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं हो पाएगी जितना कि हम चाहते हैं। और ऐसा करते हैं कि आपके यहाँ कहीं इस कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि आपके यहाँ इसको छोड़ दें क्या। तो हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ हमारे यहाँ होम नहीं है, आप इसको अपने घर डे ट्रेनिंग है, आप ले जाइए। तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो जो सोसाइटी है वो इस तरह से रोल कभी कभी बड़ी क्रूएल होती है उनके साथ में कि ये तो दिव्यांग है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। इस इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है उसकी अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग पे पड़ता है। ये उसके लिए एक तरह का चैलेंज है। फैमिली का जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेस एक्सपेक्टेशन है, जैसा मैंने बताया। तो ये सारे हिंड्रेंस हैं जो कि उसको एक तरह से कमजोर करते हैं, कि प्रॉपर जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए उसे रोकते हैं। उसके साथ ही एक बड़ा रीजन ये होता है कि जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी, वो ये जब ट्रेनिंग लेने के लिए आता है तो कभी हाफ हार्टेड होता है कि हम ट्रेनिंग ले करके भी करेंगे क्या। हमारे साथ तो जुड़ा हुआ जो डिसेबिलिटी है वो हमें रोकेगा। हमें एम्प्लॉयर जब जिस सेटअप में जाएंगे, एम्प्लॉयर उसको उसको लेगा भी कि नहीं लेगा। लेकिन वो जो उसका हाफ हार्टेडनेस है उसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग प्रभावित होती है। वो जो कुछ कर सकता था वो नहीं कर पाता जब तक कि प्रॉपर काउंसलिंग उसकी नहीं होती। उसके साथ ही साथ सारी चीजें जो है जुड़ी रहती हैं। उसके अलावा उसके अंदर एक और इनसिक्योरिटी माइंड में चलती रहती है कि हम अगर इस तरह से होते कि हम कुछ ज्यादा ये फिजिकली फिट होते, तो हम इस ट्रेनिंग के बजाय वो ट्रेनिंग कर लेते, तो हम शायद ज्यादा अच्छा कर सकते थे। ये हमें तो ये मजबूरी में ट्रेनिंग दी जा रही है, शायद हम इसको करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह का चैलेंज है जो उनके दिमाग में चलता रहता है। एक और चैलेंज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एटीट्यूड ऑफ ट्रेनर। जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो जहाँ पे ले जा गए हैं, जो सेटअप है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जो ट्रेनर है उसका अपना एटीट्यूड, उसका अपना जो उसकी जो सोच है वो क्या है। देयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ चैलेंज दैट इफ दे डू नॉट गेट द स्किल्ड ट्रेनर then they do not feel like training. A skilled trainer means this context should be able to understand. हमारा कहने का केवल ये तात्पर्य है कि जो ट्रेनर है उसे जब तक ये समझ नहीं आएगा कि हम किसको डील कर रहे हैं, हम किसके साथ डील कर रहे हैं, कौन हमारा जो ट्रेनिंग जो देने वाला जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो कौन है, तो और उसके साथ हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, जब तक उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाएगा ट्रेनिंग के लिए। और अल्टीमेटली एक चैलेंज क्रिएट हो जाएगा एक ट्रेनीज के लिए कि वो अगर ट्रेनिंग करे तो कैसे करे, किस प्रकार की ट्रेनिंग करे, या उसको जो जरूरत थी जिसके लिए वो अ, आया था यहाँ पर वो उसे नहीं मिली, तो उसके अंदर एक अनरेस्ट और एक निराशा की भावना उत्पन्न होती है। और वो फिर बीच बीच में कभी कभार ट्रेनिंग छोड़ भी देता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो ट्रेनर है उसका बिहेवियर हार्श हो जाता है। उस कई वजहों से होता है वो, कभी कभार जो ऊपर के प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से भी उसके साथ में बिहेवियर, उसका जो गुस्सा होता है वो
ऐसे लोगों के ऊपर उतरता है। एक रियलिटी है जो कि हम बराबर यहाँ पे और कहीं सेंटर्स पे देखते हैं या फीडबैक लेते हैं, तो पता चलता है कि टीचर्स ने कभी कभार किसी न किसी बच्चे के साथ में इस तरह का कुछ बिहेवियर किया है। और उसकी वजह केवल टीचर्स को हम नहीं ब्लेम करेंगे, कभी कभार कुछ उनके साथ में और भी वजह होती हैं, कुछ दबाव होता है जिसकी वजह से या तो समझ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं उन लोगों को कि वो किस तरह से ट्रेनिंग जो हम डिलीवर कर रहे हैं, वो जो ट्रेनीज है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो एक हिंड्रेंस पैदा होता है। और जो हिंड्रेंस होता है उसकी वजह से ट्रेनिंग में पूरा एक उसका असर दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा और भी जो एक चैलेंज है वो है आपका जो डिसेबिलिटी के साथ में मोबिलिटी जुड़ी हुई है। हम सेंटर्स में जो भी सेटअप रखते हैं वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन वो फ्लोर फर्स्ट वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। सम टाइम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर्स अगर ऊपर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं और प्रॉपर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है या रैंप नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो वहां पर जा नहीं पाएंगे और ये उनके लिए एक चैलेंज की तरह अपीयर होता है। और प्रॉपर सेंटर्स की दूरी काफ़ी है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है वो एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं है। और उन जो ट्राइसिकल है या अन्य कोई भी जो भी साधन है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, या कहीं भी जाने में भी उनको परेशानी हो रही, तो ऐसे में भी उनके साथ जो चैलेंजेस हैं वो अपीयर होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स नाम से ही पता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी के साथ में काम करना पड़ता है। हर तरह के जो कैटेगरी होती है उसकी अपनी अलग डिमांड होती है। अगर हम सीवियर ऑर्थोपेडिक कैंडिडेट हैं, क्रिपेल्ड हैं, तो उनकी चैलेंजेस उनकी रिक्वायरमेंट दूसरी होती है। अगर वो माइल्ड डिसेबल्ड है, 40-45% है, 60% तक है, तो उनकी अपनी अलग होती है डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके साथ में हमारा जो रवैया होता है ट्रेनिंग के प्रति दूसरा होता है। और अगर वो सीवियर है, ऑर्थोपेडिक केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ में हम जो सपोर्टिव डिवाइसेस हैं उनका यूज करते हैं, सेटअप इस तरह से बनाते हैं और ये मशीनें इस तरह से होनी चाहिए कि वो उसको उसके साथ वो फ्रेंडली हो और वो उसको कर पाए। अदरवाइज एक तरह का ये चैलेंज उत्पन्न होता है जो ट्रेनिंग में बाधा पैदा करता है। विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में सबको पता है कि अगर उनके साथ आ, अगर उनको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग करनी है तो स्पेशल वो होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर नहीं है और वहाँ पे विजुअल के का वो मतलब ऑडियो नहीं है, तो उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है और एक चैलेंज की तरफ उनको जो है ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड में भी दो तरह से है। एक तो माइल्ड है जिनको सपोर्टिव डिवाइस में हमने कान की मशीनें दे दी और फिर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज कम हो जाता है। और अन्यथा उनके साथ जब वो चीज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनको एक बाधा उत्पन्न होती है उनके साथ में। और इसी प्रकार से वो कंप्लीटली डेफ है, यानी 100% एम्पेयरमेंट उनका है, तो उनको बाइल उसमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। या तो जो ट्रेनर है वो इंटरप्रेट कर पा रहा है उनके लैंग्वेज में, उनको जो साइन लैंग्वेज है उसको आती है, वो उनको बता पा रहा है, तब तो वो ट्रेनिंग को अडाप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज उनके साथ में फिर वही प्रॉब्लम आती है कि कोई
एक्सप्लोर करने वाला नहीं है, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, एलेबोरेट करने वाला नहीं है साइन लैंग्वेज में, तो वो ट्रेनिंग एज अ चैलेंज उनके लिए हो जाती है। वो कंप्लीटली उस ट्रेनिंग का फायदा नहीं ले पाते हैं। स्पीच और जो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, इसके अलावा आपने देखा होगा कई और कैटेगरीज होती हैं, एफेजिया है, जो स्लो लर्नर होते हैं, उनके साथ में कुछ पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर हम वो पेशेंटली उनको डील नहीं करते हैं तो वो ट्रेनिंग उनके लिए एक तरह की चैलेंज बन जाती है। इमोशनल डिस्टरबेंस है जिनके साथ में, वो भी स्पेशल तरह के ये बच्चे होते हैं, लोग केस होते हैं। उनके साथ हमें बिहेवियर उनका सबसे पहले तो हम साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन उनका करना पड़ेगा थॉरोली, कि कहाँ पे ब्लॉक्स हैं, कहाँ से ब्लॉकेज है, क्या चीज़ें इनके साथ में जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इनके साथ में इमोशनली डिस्टरबेंस है। तो वो रिमूव या उसको डायग्नोस करने के बाद ही हम उसकी ट्रेनिंग कर पाए, अन्यथा हम उनको बोल देते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ में हमारे सेटअप पे अवेलेबल नहीं है, आप स्पेशल इन जगहों पे चले जाए। तो एक तरह का चैलेंज उनके साथ में भी है, अगर हम वो प्रॉपर उनका वो नहीं कर पा रहे हैं, डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वोकेशनल ट्रेनिंग में वो चैलेंज उनके साथ आता है। इसके अलावा हम जो इमोशनली एजुकेशनली बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ बच्चे जो नॉर्मल कर्व कर्व के बाहर होते हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, उनको हम नॉर्मल पीपल समझ नहीं पाते हैं, तो उनको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमारी समझ के परे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी एक ट्रेनिंग अगर उनको देना हो तो एक चैलेंज है उनके लिए, हम लोगों के लिए, और खासकर उनके लिए भी जो जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटली रिटार्डेड, स्पेशली जो मैंने पहले भी बताया, तो जो 51 to 70% जो दिव्यांग हैं उनको ही हम ट्रेनिंग दे पाते हैं। वो भी एक तरह का पैटर्न ट्रेनिंग है, एक ही तरह का काम करते करते रहने का है, आप सब जानते हैं। अदरवाइज अगर हम उनको नहीं समझ पाए और उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया, तो फिर उनको ट्रेनिंग देना एक चैलेंज की तरह होगा और उनके लिए भी एक चैलेंज है। और इसी प्रकार से जो मॉल एडजस्टेड है, जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे सेंटर्स में इस तरह के भी लोग आते हैं कि केसेस कभी कभी हो जाते हैं कि वो आए तो हम उनका इवेल्युएशन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ अपीयर नहीं हुई जो उनके साथ बिहेवियर सडन वो कर जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि कभी कभी वो जो है ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही उनको छोड़ के चले जाते हैं और कहीं और जगहों पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये केस माल एडजस्टेड केस भी हैं। आप सबको पता है कि जो जहाँ भी चैलेंज है वहाँ पे ही पॉसिबिलिटी है। जब तक हम चैलेंज नहीं देखेंगे तब तक हम पॉसिबिलिटीज की खोज नहीं करेंगे, या हम नहीं समझ पाएंगे कि हाँ इसमें रास्ता कहाँ से निकलेगा। इसी तरह के केस आते हैं कभी कभार कि हमें चैलेंज होता है। तो मैं एक आपको एक इवेंट मैं बता रहा हूँ। एक बार एक कैंडिडेट के मेंटली रिटार्डेड था और उसके फादर पेरेंट्स उसके साथ आए थे। तो उन्होंने ये वो डरे हुए थे कि ये बच्चा हमारा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और सर्टिफिकेट भी जो उसको मिली हुई थी वो सीएमओ से, उसमें भी वो सर्टिफिकेट ट्रेनेबल ग्रुप में हमारे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने एज चैलेंज उसको लिया और उसको मैंने अपना साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन वगैरह किया, और हमें लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इनपुट है जिससे हम कुछ जो है ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो विद इन अ मंथ जो है वो बच्चा, जब जिसको पेरेंट्स लेकर के साथ में आते थे, विद इन अ मंथ उनको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ वो कि वो बच्चा अकेले आने लगा। और उसने बेसिक ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग हमने दी थी इलेक्ट्रिकल में बोर्ड बनाने की, उसी बोर्ड को
खांचे को काटते थे, उसमें उसको फिट करते थे और उसका जो कनेक्शन वगैरह दूसरा कोई करता था। तो बेसिक उनका जो काम था हमने उनको सिखा दिया, और वो महीने भर के बाद वो पूरे साल जो है वो लड़का अपना अकेले आया और आता रहा और जाता रहा, और अभी उसने अपनी एक छोटी सी दुकान विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स और उनके साथ में लोगों ने उन्होंने डाल रखी है। इसी तरह से केसेस आते हैं जो पॉसिबिलिटीज में हमारे लिए हम उनको मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम समझ पा रहे हैं कि इनको हाईलाइट किया जा सकता है, जिसमें स्टेप टू स्टेप अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमने बताया कि हमारा जो प्रोसीजर है यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज वहीं से स्टार्ट होती है जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, सोशियो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसकी मिल गई। फिर हमने उसको स्टेप वाइज दूसरे स्टेप पे साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया, उसको उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो आईक्यू है, और जो उसका अपना सोशल एडजस्टमेंट है, सारी चीज़ें बाय टूल्स और बाय इंटरव्यू उसको जानने की कोशिश की। फर्दर मैंने देखा कि अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो लड़का यहाँ तक तो कुछ फाइंडिंग हो गई है, अब एक्चुअल एनवायरनमेंट में उसको भेजते हैं। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट मीन्स वर्कशॉप में जाकर वो मशीनों के साथ और इंटरेक्ट करेगा, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, बिहेवियर उसका क्या है, उसके साथ में उसकी अपनी जो पंक्चुअलिटी है, सेंसिटिविटी है, ये सारी चीजें वहां पे ही पता चलती हैं जब एक्चुअल इन्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग उसको हम डालते हैं। तो ये स्टेप टू स्टेप अंडरस्टैंडिंग जब तक रैपोर जब तक स्टेब्लिश नहीं होता तो पॉसिबिलिटीज चैलेंज होती हैं। और अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर ले गए और बच्चे को जो है हमने देख लिया कि हाँ ये कर सकता है, प्रॉपर रैपो बन गया, तो हम उससे वो करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। दूसरा है, हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं एक्सप्लोरिंग द न्यू वे, हमेशा कुछ नया कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज में ये भी है कि हम हमेशा ये संभावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं कि ये इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। जो अभी प्रेजेंट में है प्रोसीजर, जो प्रेजेंट में चल रहा है, इससे कुछ बेहतर और हो सकता है, और उसी तरफ हम फाइंड आउट करते रहते हैं कि हाँ ये बेहतर क्या बेहतर हो सकता है। जैसे आज आप सब जानते हैं कि आज के 10 साल पहले कुछ एरिया थे जो ट्रेनिंग के लिए नहीं थे। कंप्यूटर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में बहुत संभावनाएं जुड़ी हैं, कुछ नया एक्सप्लोर हुआ है, डीटीपी से लेकर के और डिजाइनिंग से लेकर के कंप्यूटर में ट्रेनिंग, उसमें ये आपका वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई इसमें है। तो ये 10 साल पहले ये संभावनाएं नहीं थी, जब हमने इसको देखा कि इसमें और क्या चीजें जुड़ सकती हैं, और भी आगे जुड़ती रहती हैं, हमेशा जुड़ती रहेंगी, इसी से हम पॉसिबिलिटीज को तलाशते हैं। उसके अलावा जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे और नया कर सकते हैं, किसमें कैसे आपको हम एनरिच कर सकते हैं। टीचिंग स्किल से मतलब केवल यह नहीं है कि जो टीचर है, जो ट्रेनर है, वो अच्छा जानता हो, उससे बेहतर है वो ये जानना कि वो जो क्लाइंट है, जो स्पेशल नीड्स का जो बच्चा आया हुआ है, उसको कितना पहचानता है। क्योंकि हमारा हर बच्चों के साथ में इंडिविजुअलिज्म का जो बिहेवियर होता है वही उसको परफेक्ट करता है। एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, और पर्सन टू पर्सन जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे प्रॉपर काउंसलिंग के तो थ्रो पे वे से, तब तक हम उस टीचिंग स्किल्स को और अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे केवल यह है कि टीचिंग स्किल्स हम इस वे में ले जाएं कि वो बच्चे को परफेक्ट कर पाए और नए तरीके से परफेक्ट कर पाए। इसके अलावा एक जो है वो सपोर्टिंग डिवाइसेस, आज से 10 साल पहले जो आर्टिफिशियल लिम्स हुआ करते थे उनकी डिजाइन्स और आज के जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं उसमें काफी फर्क है। इसी तरह से आज से
10 साल पहले बट मोटराइज्ड ट्राइसिकल का कॉन्सेप्ट नहीं था, आज है। हियरिंग एड बहुत स्मार्ट है इस टाइम में, और नए नए आते जा रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं ट्रेनिंग को पूरा करने में, और ट्रेनिंग को ज़्यादा अच्छे से पूरा करने में। इसके अतिरिक्त ये भी है कि हम पीपल, जो भी है, हमारा मास है, जो सोसाइटी है, उसको स्पेशल नीड्स के चाइल्ड की एबिलिटीज को वो डिस्प्ले करते रहे। जब तक हम लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जब तक हम अपने इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक सोसाइटी या जो मार्केट है उसको, वो इसके प्रति अवेयर नहीं होगा। और अगर अवेयर नहीं है तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है ट्रेनिंग की। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि हम नए नए मार्केट की तलाश करें, एम्प्लॉयर्स को बना, ये कन्विंस करें, उनको प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाती हैं, और हम जानते हैं कि जब भी चैलेंज आता है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने के लिए कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। और यही सारे हमारी लाइंस थी जो कि हमने थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मैं आज के कार्यक्रम में appreciate हमारे कर रहा हूँ स, सर कि मैं अपना सर पीपीटी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया। जी सर। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी मौका देंगे तो मैं आपको पीपीटी ये मेल कर दूंगा सर आपको। और श्योर सर। सर मैं चाहूंगा कि इस सेशन के संदर्भ में हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हमको पर्सनली प्रश्न किया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम शायद सुनक श्री राजेश कुमार यादव जी। श्री राजेश कुमार यादव सर से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी ऐसे प्रश्न हैं आज के इस विषय से संदर्भित, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, आप जरूर आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री परवेज आलम सर से पूछ सकते हैं, जिससे कि उन सभी प्रश्नों पर हमारे प्रतिभागियों को समाधान दिया जा सके। श्री राजेश कुमार यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, सर को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। हमारी एक प्रतिभागी हैं भावना जी, ये सुदूर ग्रामीण अंचल में रहती हैं, गांव में निवास करती हैं। इनका प्रश्न है कि हमारा बच्चा लगभग 14 साल का हो चुका है, तो जो बच्चे गांव में रहते हैं जिनको किसी तरह का रोजगार प्रशिक्षण वगैरह नहीं मिल पाता है, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि वो गांव में रहते हुए रोजगार को प्राप्त कर सकें या रोजगार का प्रशिक्षण ले सकें? ये इनका प्रश्न है सर। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो जो प्रश्न कर रही हैं, मेरा जो सेंटर है वो हाउस ट्रेनिंग देता है। यहाँ पे रहकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आपको हम बताएं कि हमने यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी थी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एलिम्को ने ऑफर किया कि हमको 10 बच्चों की जरूरत है। और उस टाइम में हमने कोशिश की तो मुश्किल से 23 पार्टिसिपेंट हमको मिल पाए, जिसमें से 10 का सिलेक्शन हो गया। और आज वो 15,000 के अपने जो वेतन है वो ले रहे हैं, बेसिक 15,000 का। तो कोशिश ये करें कि अगर वो कानपुर में, मैं सेंड अपना एड्रेस शेयर कर चुका हूँ, वो यहाँ आ सके तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ट्रेनिंग प्लस 2,500 स्कॉलरशिप भी है पर मंथ की, वो ले सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग है। दूसरा रास्ता ये है कि वो अपना एड्रेस शेयर कर दें। हमारी कुछ सीबीवीटी के प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि गांव में आधारित कोई क्लब है या एनजीओ है वो चलाते हैं। तो वहाँ भी हमारी सर्टिफिकेशन होती है, और आफ्टर द सर्टिफिकेशन दे गेट जॉब इन रूरल एरिया आल्सो। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एनएचएफडीसी जो डेडिकेटेड फाइनेंशियल एजेंसी है, वो इनको लोन प्रोवाइड करती है, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए।
इन केस अगर वो मेंटली रिटार्डेड केस का वो है तो वो थोड़ा डिफरेंट केस है, उसके लिए स्टडी, प्रॉपर स्टडी की आवश्यकता और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है। अदरवाइज जो पॉसिबिलिटीज हैं वो खुली हुई हैं, मैंने जैसा आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी एक दूसरी पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूछा हुआ है, वो गोरखपुर जनपद की रहने वाली हैं। उन्होंने सर आपसे जानना चाहा है कि क्या आपसे संबंधित कोई संस्था या कोई ब्रांच ऐसी है जो गोरखपुर में कार्यरत है या गोरखपुर में कार्य कर रही है सर। नहीं नहीं, हमारे एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक संस्था यही है जो कानपुर में स्थित है। बाकी हम एनजीओ के साथ में जो गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं उनके साथ क्लब करके इंटायर यूपी में कार्यक्रम करते रहते हैं, ट्रेनिंग चलाते रहते हैं, जॉब फेयर करते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और लेना चाहूंगा मैं। एक हमारी प्रतिभागी हैं सृष्टि जी। उन्होंने पूछा हुआ है कि जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं और किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाए हैं, पूरी कर पाए हैं, तो क्या आपके यहाँ दृष्टिबाधित बालकों हेतु भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनको कि आपके यहाँ भेज करके या अन्य माध्यमों से हम उनको रोजगार में प्रशिक्षित कर किसी जॉब या रोजगार को प्राप्त करने लायक बना सकें? ये इनका प्रश्न है सर। अगर वो बेसिक क्वालिफिकेशन उनकी इंटरमीडिएट है या उससे ऊपर है तो मैं सलाह दूंगा कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, जो नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, वहाँ पे संपर्क करें। और अगर उससे कम है तो हमारे यहाँ कुछ बेसिक ट्रेनिंग है, कुर्सी बुनाई और इस तरह से वो कर सकते हैं, तो जिससे उनको अपना प्रारंभिक लेवल का कुछ जो है अर्जन हो सकता है। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे या इंटरमीडिएट हैं या उससे अधिक हैं या पढ़ने की इच्छुक हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि वो देहरादून जो विजुअली इम्पेयर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे संपर्क करें। उसके लिए भी सहायता हम दे सकते हैं अगर चाहें तो, पता और जो कोई लेजनिंग पर्सन है वो भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और लेना चाहूंगा। हमारे सीआरसी में एक बच्चा है, जैनीश ठाकुर नाम है, उसकी उम्र लगभग 19 साल हो चुकी है, स्वलीन बच्चा है। किसी तरह से टिकता नहीं, बैठता नहीं है और बार बार जिद्दीपन व्यवहार दिखाता है और तमाम तरह की उसकी व्यवहारिक समस्याएं हैं। किंतु कुछ चीजों में वो अगर उसे शांत पूर्वक किया जाए तो कुछ चीजें सीख सकता है। तो क्या ऐसे शालीन बच्चे जिनकी उम्र लगभग 18-19 वर्ष हो चुकी है, तो उनके प्रशिक्षण हेतु भी कुछ योजनाएं हैं सर? ये इनकी मां ने जानना चाहा है सर। जो आर्टिज्म के केस में चूंकि हमने बताया यहाँ पे कोई इस तरह का ट्रेंड टीचर नहीं है, ये ट्रेंड एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कानपुर में एक दो एनजीओ हैं जो इस तरह के लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये है, मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरे यहाँ सेटअप में एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनर नहीं होने की वजह से इन इन जैसों के लोगों के साथ में हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अंतिम प्रश्न सर आपसे लेना चाहूंगा। प्रश्न तो बहुत सारे हैं किंतु समय की एक बाध्यता है, समय की एक सीमा है, जिस हेतु मैं बहुत ज्यादा प्रश्नों को यहाँ नहीं ले पाऊंगा। एक हमारे पेरेंट हैं, उन्होंने लिखा है कि सरकार जो रोजगार हेतु ये प्रशिक्षण दे रही है या आपके संस्था में बच्चों को रुक करके रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, तो इन्होंने जानना चाहा यदि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम अपने बच्चे को वहां तक भेजने का किराया भाड़ा नहीं जुटा सकते हैं और बच्चे को वहां रखने की फीस नहीं दे सकते हैं, तो क्या ऐसे में सरकार की योजनाएं हैं कि वो हमारे बच्चों को अपने संरक्षण में लेके उन्हें प्रशिक्षित करके रोजगार प्राप्त करने योग्य बना सके? ये इनका प्रश्न है सर। बिल्कुल आंशिक रूप से संरक्षण तो है, क्योंकि वो यहाँ पर अगर सेंटर पे हमारे आते हैं तो 2,500 की जो हमने बताया 2,500 की स्कॉलरशिप है। इसके अतिरिक्त वो रहने की व्यवस्था फ्री है, केवल उनको अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो ट्रेनिंग भी यहाँ पे फ्री में है। और आफ्टर द ट्रेनिंग
वो सक्षम हो सकते हैं कि वो अपना खुद का रोजगार करें, या कहीं इस तरह की अगर कुछ संभावनाएं होती हैं तो वो जरूर उसमें शामिल हो, रोजगार मेले में या प्लेसमेंट ड्राइव में। हो सकता है कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। और जहाँ तक बात यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज की है, तो हमने जो आपको बताया कि ट्रेनिंग फ्री है, रहना फ्री है, और प्लस 2,500 रुपया, और आना जाना केवल उनको आना और जाना अपना थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। बाकी उनके फ्यूचर के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी अभिभावकों के प्रश्नों को आपने बहुत ही सरलतम तरीके से, सरलतम शब्दों में सभी का आंसर हमें प्रदान किया है। और कुछ प्रश्न जो और हैं उसको हम ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से उनका उत्तर जान करके आपसे गार्जियन तक उत्तर को हम जरूर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस हेतु आपने अपना पूरा जो है समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम समन्वयक श्री राजेश कुमार सर को, कि आप कार्यक्रम को आगे की तरफ दिशा प्रदान करें। आदरणीय श्री राजेश कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारे साथ परवेज आलम सर जुड़े हुए हैं, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर से। सर सर मेरा एक मन में जिज्ञासा है मेरे मन में कि जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड है, चूंकि हम सीआरसी में काम करते हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल्स डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो क्या एनसीएससी और सीआरसी के साथ ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जो आपकी टीम यहाँ आकर के हमारे ऐसे दिव्यांगजनों को ट्रेंड करने का काम कर सकती है, या आपकी तरफ से ऐसा कोई कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है जो हमारे सीआरसी के जरिए आप उसको संचालित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और लखनऊ सीआरसी जो आप जानते होंगे, यस उसके सर। साथ में बीआरसी ने काफी कार्यक्रम पहले भी किए हैं और आगे भी करता रहा है जी और सर। करेगा। और रिसेंटली हमने कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस से संबंधित कार्यक्रम था, उसको सहयोग के तौर पर हम लोग जुड़े रहे। और जी सर। इसी प्रकार से हम गोरखपुर में भी काम कर सकते हैं, ज्वाइंटली काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम सबका, दोनों लोगों का, दोनों संस्थाओं का जो गोल है वो यही एम है कि हम किसी तरह से जो इस फील्ड, इस सेक्टर के लोग हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। तो अवश्य हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बैठ करके एक बार जो है कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम किस सेक्टर में ट्रेनिंग के लिए हम लोग, जैसे हमने बताया सीबीबीटी का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम आउटरीच एक्टिविटीज में हमारा ये आता है कि वहाँ पे जाकर के आपके सपोर्ट्स के साथ में हम वहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस मसले पर हम लोग और विस्तार से बैठ करके बातचीत करेंगे, और बिल्कुल। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि एनसीएससी सीआरसी गोरखपुर के साथ जुड़ करके दिव्यांगजनों को समाज के मुख्यधारा में लाने हेतु एक कोलैबोरेटिव पार्टनर के रूप में सीआरसी गोरखपुर के साथ जुड़ेंगे आगामी भविष्य में। इन्हीं बिल्कुल। शब्दों के साथ मैं दोबारा एक बार पुनः हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजेश कुमार यादव सर को कि आप आएं और कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों और आज के कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ वक्ता श्री परवेज आलम सर को धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। श्री राजेश कुमार यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो ई काउंसलिंग सीरीज 193वीं कड़ी है हमारी। और आज का कार्यक्रम हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर CWSN पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस विषय पर आधारित था। और आज हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है आदरणीय श्री परवेज आलम सर। आप असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर ने बहुत ही सरल, सहज, मृदुभाषी तरीके से आज हमें इतनी सारी जानकारियां प्रदान की। उसके लिए सीआरसी गोरखपुर परिवार सदैव सर का आभारी है। और बहुत बहुत हम सर को धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और लगातार आपने सरलतम तरीके से, सुग्राह्य तरीके से हमारे सभी अभिभावकों को सारी बातों को समझाया, बताया और जानकारियां प्रदान की। सीआरसी गोरखपुर परिवार आपका आभारी है सर। साथ ही साथ अगले इस कड़ी में हम
आभार ज्ञापन करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का। आप डायरेक्टर NIEPUD देहरादून से हमारे साथ हमारे डायरेक्टर इंचार्ज भी हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने हैं तो हमें लगातार अनुमति प्रदान करते रहते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा श्री रवि कुमार सर का, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर। आपने अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमें इस कार्यक्रम को सफल और सुग्राह्य और बुलंदियों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय श्री राजेश कुमार सर का। आपने इस तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई और यह कार्यक्रम आज इस पटल पर आप लेकर के आए और हमारे अभिभावकों को इस कार्यक्रम में जोड़ा और लगातार सर से संपर्क करते रहे। और सर से संपर्क करने के पश्चात आपने इस कार्यक्रम की पूर्ण योजना बना करके इस कार्यक्रम को आज अमली जामा पहनाया है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय संध्या सिंह मैडम का। आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। आपने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय नागेंद्र पांडे सर का। आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके टेक्निकल रूप से हमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा उन तमाम अभिभावकों का, उन तमाम पेरेंट्स का, उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं का, उन तमाम रिहैब प्रोफेशनल्स का जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और इस कार्यक्रम में अपनी पूरी भागीदारी प्रदान की। और सर के द्वारा जो अमूल्य जानकारियां हमें प्रदान की गई हैं उन जानकारियों से अनुग्रहित हुए हैं और लगातार आप लोग हमारे हर कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, अपनी उपस्थिति प्रदान करते रहते हैं और उपस्थिति प्रदान करने के बाद हमारे हर कार्यक्रम को आप सफल बनाते हैं। आपके भी सहयोग लगाव की विशेष अपेक्षा हमें रहती है, इसलिए आपका सदैव दिल से आभार रहता है। और आभार ज्ञापन के क्रम में उन सभी लोगों का मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा जो कहीं न कहीं से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें अपना सहयोग प्रदान किए हैं। और उनसे भी क्षमा चाहूंगा जिनका नाम मैं शायद न ले पाया हूं इस कार्यक्रम में। एक बार पुनः सभी का विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की अपने आदरणीय कोऑर्डिनेटर महोदय से अनुमति चाहूंगा। और ये भी बताना चाहूंगा कि फीडबैक लिंक प्रोग्राम के चैट बॉक्स में डाल दी जा चुकी है। आप फीडबैक लिंक भरने के पश्चात ही कार्यक्रम से क्विट करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभी को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।